नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत और मैं हूं आपके साथ प्रथा शर्मा। हमारा ये नया और बेहद खास कार्यक्रम खास आपके लिए है। शख्सियत के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार अलग अलग शख्सियतों से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में। ढेर सारी बातें होंगी और क्या कुछ उन्होंने किया है, कैसी उनकी जर्नी रही है, अभी क्या कुछ और कैसा काम वे कर रहे हैं, ये सब कुछ हम विस्तार से समझेंगे अपने इस खास कार्यक्रम शख्सियत के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये कार्यक्रम शख्सियत। तो आज हम शख्सियत के प्रोग्राम के साथ में आपके समक्ष हाजिर हैं और आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो हैं मिस्टर BKS रे। जी हाँ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और साथ ही साथ में इनकी बहुत सारी खासियतें हैं। ये एक पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं, ड्रामेसिस्ट भी हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी हैं मिस्टर BKS रे और आज हम इन्हीं से आपको मुखातिब कराएंगे और जानेंगे इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल पूरी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के हम आपको मिलाते हैं आज के हमारे मेहमान से। Hi, how are you? I'm good, sir. What about you? Nice to see you after a long time. Same here, sir. So finally हम यहाँ पर मिस्टर BKS रे के घर पर आ चुके हैं और हमारे साथ में वो मौजूद हैं। शख्सियत का खास कार्यक्रम आप लगातार देख रहे हैं, तो बहुत स्वागत है आपका रे सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद पिता जी, तुम्हारा आने का मैं स्वागत करता हूँ। शुक्रिया सर। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने इतने बड़े बड़े जिम्मेदारियों को संभाला है, लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाए तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ से रहा है और कैसे ये सब शुरू हुआ? देखिए, मेरा जो होम टाउन वो उड़ीसा है जी। तो उड़ीसा में पैदा हुआ था और मेरे पिताजी एक ऑफिसर थे, बड़े ऑफिसर थे। हमारे घर में जो माहौल था वो बहुत अच्छा सकारात्मक रहा। पिताजी ने हमेशा पढ़ने के लिए, लिखने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया और शुरू से मैं मेधावी छात्र रहा और मेरी बहुत तमन्ना थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने IAS के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि मैं IAS अफसर मुझे बनना है। तो वो जो कल्पना थी, बहुत अध्ययन और परिश्रम, प्रतिबद्धता के साथ साथ मैंने पढ़ाई की, लिखना पढ़ना चालू किया और मैं पहले अटेम्प्ट में ही IAS में आ गया था 21 साल में। वाह, ये वाकई बहुत एक अच्छी बात आपने बताई और बहुत आश्चर्य करने वाली बात भी बताई है सर, क्योंकि ये बात है कि आजकल के जो यूथ है, जो जनरेशन है, जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो अक्सर वे सभी यहाँ पर कहीं ना कहीं कोचिंग्स पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो कोचिंग करेंगे तभी उनका माइंडसेट भी ऐसा रहता है कि वो तभी उनको सफलता मिल सकती है, तभी वो सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया और क्लास 8 से आपको ये जहन में आपके आ चुका था कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो ये कैसे लगा? कैसे ये समझा जाए कि एक छोटे से बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि IAS ऑफिसर बनना है? और फिर घर का माहौल, घर का एटमॉस्फेयर भी काफ़ी डिपेंड करता है। जैसे कि आपने बताया कि आपके पिताजी का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भाई बहन, आपके जो सिबलिंग्स थे, उनका कैसे आपको मदद मिली उनसे? मेरे पिताजी एक बड़े अफसर थे और 2 नौजवान IAS ऑफिसर मसूर से आकर के उनके अंडर में ट्रेनिंग लिया था और मैंने उनके साथ बातचीत की और उस समय IAS को एक बहुत बड़े पद माना जाता था और जो IAS में आता था उसको देखने के लिए लोग आ जाते IAS में आया है। तो मैं सोचने लगा कि ये लोग यदि IAS में आए हैं, मैं क्यों नहीं IAS में आऊँ। ये मेरे बचपन की कल्पना रही है और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। रोज़ मैं लिखता था, मैं बहुत अच्छे स्टूडेंट भी रहा, मेधावी छात्र रहा और उड़ीसा में मैंने अपना कॉलेज जीवन जो ग्रेजुएट लाइफ जो है उड़ीसा में मैंने किया था और ग्रेजुएशन को समाप्त करने के बाद मैं सीधा दिल्ली तरफ चला आया, क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली में एक माहौल मिलेगा। मैं एक माहौल के तलाश में था, वो माहौल मुझे दिल्ली में मिला। परंतु पिता मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कभी नहीं ज्वाइन किया था। मेरा जो कुछ था ये अपना पढ़ाई था, अपना लिखाई था और मैं अपने जो बौद्धिक ताकत से स्वयं कभी कभी आश्चर्य हो जाता है, मुझे इतने चीज़ मालूम है। तो इसीलिए मैं 21 साल में पहले अटेम्प्ट में ही IAS में आ गया था और मेरा स्थान बहुत ऊपर था। MP का जो कैडर है, MP IAS कैडर में मैं नंबर 1 हूँ।
यानी कि बहुत अच्छे नंबर के साथ में आपने उसे क्वालिफाई भी किया है। अच्छा, फर्स्ट चांस में, पहले अटेम्प्ट में। घर की अगर बात करें तो कितने फैमिली मेंबर्स थे आपके साथ में, जो भाई बहन थे ये सब? भाई बहन तो हम लोग एक्चुअली 5 भाई 2 बहन हैं जी। और उस समय थे, और 5 भाई में से 2 भाइयों का मौत हो चुका है। बाकी हम 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। सब शादीशुदा है और भुवनेश्वर में दोनों भाई रहते हैं, बहन भी भुवनेश्वर में रहते हैं। पर हमारा रिश्तेदार जो है वो दुनिया में फैला हुआ है। भतीजा अमेरिका में है, भांजा लंदन में है, अलग अलग जगह पर है। माहौल बहुत अच्छा मिला। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे, दिन रात कहते थे कि तुमने आईएएस आने की कल्पना की है, कल्पना को साकार करने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। फिर मैं हो करके अपना ताकत दिखाया, बौद्धिक ताकत को प्रदर्शन किया जी। और काफी अच्छा आपने प्रदर्शन भी उसे बहुत अच्छा है। किया। मैं पूरा भारत में जो टॉपर्स होते थे उनमें एक था। जी, क्या बात है। सर आगे एक और सवाल आपसे ये भी है कि आपने जैसे कि बताया कि आपने क्लास 8 में ही ये सोच लिया था कि आपको आईएएस ऑफिसर बनना है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं और फिर आपने बताया कि अपने हायर एजुकेशन के बाद में आपने दिल्ली आने का फैसला लिया और आप दिल्ली आए भी। दिल्ली आने के बाद आपको किस प्रकार की कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े, कि क्योंकि आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप आपका ओडिशा रहा, तो क्या कुछ लैंग्वेज बैरियर जैसे कुछ इश्यूज रहे या क्या कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए? नहीं, दिल्ली में मेरे किसी प्रकार की भाषा की समस्या नहीं रही, क्योंकि मैं जब स्कूल में पढ़ता था मेरे हिंदी के ज्ञान काफ़ी था। अच्छा। मैंने बहुत हिंदी वो जो साहित्यिक है, प्रेमचंद को पढ़ लिया था, महादेवी वर्मा जी को पढ़ लिया था, सबको पढ़ लिया था। तो मुझे कोई रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि, उनको ही पढ़ लिया था। हिंदी की दिल्ली में हिंदी बोलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कॉम्पिटिशन होता था, बहुत काफ़ी कॉम्पिटिशन होता था। दिल्ली में एडमिशन लिया, मैं हिस्ट्री में किया एमए। उसके बाद मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के माध्यम से जेएनयू में एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में मेरा चयन हुआ था। रिसर्च स्कॉलर अंतर्राष्ट्रीय समस्या के ऊपर रिसर्च स्कॉलर था जेएनयू में। तो एक बहुत अच्छा माहौल मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिन जिन लोगों के बारे में हम अखबार में पढ़ते हैं उनको मैंने आमने सामने देखा। अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन, चंद्रमा में पाँव रखने वाला पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, खूब आखे डिस्टेंस मैंने देखा। कनाडा के प्रधानमंत्री को देखा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को देखा, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किया, बड़े बड़े वर्कशॉप अटेंड किया। एक बौद्धिक माहौल मुझे मिला और दिल्ली का वातावरण ही मुझे आईएएस बनाने में काफ़ी मददगार सिद्ध हुआ। तो काफ़ी कुछ आपको मोटिवेशन ऐसे एटमॉस्फेयर से भी मिला? बहुत मिला जी। एकेडमिक के बात तो यहाँ पर आपने बताई है। सर आपकी शादी किस एज में हुई और क्या दिल्ली आने के बाद या आपकी पोस्टिंग जब हुई उसके बाद आपकी शादी हुई? मेरे पोस्टिंग हुआ था, पहला पोस्टिंग था असिस्टेंट कलेक्टर जबलपुर के रूप में। जी। तो जबलपुर में जब था उस समय मेरी शादी हुई। तो मेरी शादी 22 या 23 साल में हुआ था। शादी के बाद फिर मेरे पहला जो प्रशासनिक जो अपॉइंटमेंट था वो बिलासपुर, अभी का छत्तीसगढ़, उस समय बिलासपुर मध्य प्रदेश का अंश था, अभी छत्तीसगढ़ में है। तो बिलासपुर के एसडीए के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग होने के पहले मेरी शादी हो चुकी थी। तो मेरी पत्नी का नाम है संगमित्रा। और मैंने आपको पृथक कहने में मुझे बड़ा हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है कि मेरे दोनों लड़कियां, दोनों डॉटर्स, इनके पैदाइश बिलासपुर में ही हुआ था। इसलिए मैं बिलासपुर को बहुत ही महत्व देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी अध्याय है बिलासपुर। जी। तो जबलपुर आपकी पहली पोस्टिंग रही है और उसके बाद में बिलासपुर आपकी पोस्टिंग हुई, और बिलासपुर में यहाँ के आपको एक और नए जीवन में आपने प्रवेश किया और फिर उसके बाद फादरहुड का भी आपने एक्सपीरियंस लिया। मैं फिर बिलासपुर के बाद आया छिंदवाड़ा में, कुछ समय कलेक्टर रहा। फिर बाद में मेरा कलेक्टर नरसिंहपुर रहा। फिर बाद में मैं कलेक्टर राजनांदगांव रहा जी। अगेन छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में मैं 3 साल कलेक्टर रहा। तो आगे बढ़ता रहा। फिर हम लोग का जैसा आईएएस में होता है, डिप्टी सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पद पर चला गया। फिर बीच में जब मैं भोपाल में था, क्योंकि उस समय राजनांदगांव मध्य प्रदेश का अंश था, बाद में हुआ है राजनांदगांव। तो भोपाल से मैं फिर इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। मेरा चयन हुआ था एक
चयन कमेटी के द्वारा मेरा चयन भारत सरकार ने किया था इंग्लैंड में अपना अध्ययन करने के लिए। फिर इंग्लैंड में चला गया, मैं एक इंग्लिश यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ब्रिटिश में, जगह का नाम था यॉर्क। ये किस दौरान की बात है सर? ये था 88 जी, 88 to 89 में इंग्लैंड में विद्यार्थी रहा। तो इंग्लैंड से मैंने एमएससी इन पॉलिटिक्स किया। उस समय इंग्लैंड में राजनीति शास्त्र को आर्ट्स नहीं मानते, साइंस मानते हैं। अच्छा। इसीलिए मैंने एमएससी इन पॉलिटिक्स किया ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से, रेगुलर स्टूडेंट के रूप में। और यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क। वो है उत्तरी इंग्लैंड में, नियर मैनचेस्टर, बर्मिंघम। उसमें क्या था, फिर वो डिग्री ले लिया तो 2 डिग्री मेरे पास से पहुँच गई। एक तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिस्ट्री और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस, 2 डिग्री मैं ले लिया। फिर वापस आ गया। फिर वापस आकर के मध्य प्रदेश के बाद मैं काफ़ी जगह पर काम किया। मध्य प्रदेश में स्पेशल सेक्रेटरी रहा, फिर मैं डिविजनल संभाग आयुक्त भी रहा सागर संभाग का। तो सागर संभाग के आयुक्त था, मेरे अंडर में 5 कलेक्टर काम करते थे। तो सागर संभाग में 3 साल मैं संभागीय आयुक्त के रूप में काम किया। फिर 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, 2000 में बना, 2000 नवंबर में, तो मैं छत्तीसगढ़ आ गया। रायपुर में पदस्थापना हुई। मैं मध्य छत्तीसगढ़ का पहला कृषि उत्पादन आयुक्त और प्रमुख सचिव कृषि, सहकारिता, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि विभाग का रहा। पहला पोस्टिंग मेरा था, डायरेक्ट में आकर आया रायपुर में पोस्टिंग में थी। और ये बहुत अच्छा लगा छत्तीसगढ़ आने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मतलब मैं अपने होम स्टेट उड़ीसा के काफ़ी नज़दीक आ गया। जी हाँ, क्योंकि उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से लगा हुआ है। जी जी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया भी है, उड़ीसा आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आपका बर्थ प्लेस रहा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में आपने काफ़ी समय तक अपना योगदान भी दिया है, अपने कार्यकाल का एक लंबा वक्त बिताया है। और चूंकि छत्तीसगढ़ उस वक्त नहीं बना था, लेकिन सन 2000 की जब बात आती है, तब जब छत्तीसगढ़ सेपरेट हो चुका था, तब यहाँ पर आपको भी पोस्टिंग यहाँ पर मिली है। छत्तीसगढ़ में फिर आपने कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आपको यहाँ पर? और भी एक चीज़ बता दूँ, इस बीच में मेरी पदस्थापना दिल्ली में भी हुआ था। जी। दिल्ली में कब हुआ था? जब मैं छत्तीसगढ़ में रहा। छत्तीसगढ़ में मैं होने के बाद मैं प्रमुख सचिव रहा, कृषि, सहकारिता, मछली पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में रहा प्रमुख सचिव। फिर मैं राजस्व में प्रमुख सचिव रहा। फिर मैं जब प्रमुख सचिव राजस्व था, उस समय मेरी पदस्थापना दिल्ली में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में, अतिरिक्त सचिव के रूप में हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में। तो दिल्ली में भी मैंने काम किया। दिल्ली में मैं करीब 6 महीने रहा। फिर मैं छत्तीसगढ़ वापस आ गया। सरकार ने मुझे, वहाँ का जो मुख्य सचिव ने मुझे रिक्वेस्ट किया था वापस आने के लिए, मैं आ गया। फिर यहाँ आकर के फिर पुनः मैंने प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग रहा। फिर कृषि का भी काम देखा। फिर मैं चीफ सेक्रेटरी रैंक से मेरा हो गया प्रमोशन। फिर मैं रहा अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ होम देखा। तो मेरे टाइम में नक्सलियों के विरुद्ध में जो अभियान चल रहा है, मेरे टाइम में उसकी भारी शुरुआत हुई थी, क्योंकि हमने KPS गिल जी को यहाँ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था छत्तीसगढ़ शासन में। तो मेरा जो अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के रूप में लगभग मैं 3 साल काम किया। फिर बीच में उसके बाद फिर मैं डायरेक्टर जनरल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम किया। फिर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के रूप में काम किया, अध्यक्ष व्यापम के रूप में काम किया, और 2009 में मैं सेवानिवृत्त IAS हो गया था। जी, यही मेरा अगला सवाल भी रहने वाला था सर, कि कुल मिलाकर आपको कई महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया भी गया है, आपकी पदस्थापना यहाँ पर की गई है। पहली पोस्टिंग के बारे में तो लोग हमेशा बात करते हैं, लेकिन आखिरी जो पोस्टिंग थी जिसका जिक्र जस्ट अभी आपने किया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि लास्ट पोस्टिंग आपकी कब, किस दौरान और किस पोस्ट पर हुई? मेरा जो लास्ट पोस्टिंग रहा, ये 3 विभाग मेरे पास था। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, डायरेक्टर जनरल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और अध्यक्ष व्यावसायिक शिक्षा मंडल व्यापम अध्यक्ष। 3 विभाग मेरे पास था। उसी पद पर वो मुख्य सचिव के पद के समकक्ष था।
और मैं जो अपर मुख्य सचिव में वेतनमान एक ही है, तो मेरा जो सेवानिवृत्ति हुई मुख्य सचिव के समुख्य के पद से हुआ था। तो यानी कि साल 2009 में तक आपने लगातार निरंतर यहाँ पर काम किया है, तो एक लंबा समय आपने इन महत्वपूर्ण पदों पर बिताया भी है। अब इन सभी पोस्टिंग्स के बाद की अगर बात करें सर, तो जैसे कि आपका प्रोफाइल कहता भी है और हमने देखा भी है, आप पोइट भी हैं और आप राइटर भी हैं, आप ड्रामा भी क्रिएट करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखते हैं। इन सब के लिए कैसे आपको टाइम उस वक्त भी मिलता था और कैसे अभी आप इन सभी चीज़ों पर काम कर रहे हैं? लिखने की इच्छा तो बचपन से रहा जी। और वो जो लिखने की इच्छा को मैंने जिंदगी की अभी तक मैंने निरंतर रखा है। आप पृथा जानकर आश्चर्य होंगे, अभी तक ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मैंने कुछ लिखा है। यानी हर रोज आप लिखते हैं? हर रोज लिखता, आज भी लिखा हूँ। आज भी एक अंग्रेजी की कविता मैंने लिखी है जी। तो लिखना एक प्रतिबद्धता है, एक बौद्धिक कमिटमेंट है, बौद्धिक प्रतिबद्धता है। जो आदमी लिखेगा वो लिखता रहेगा। लिखने में जिसको खुशियाँ मिलती है, कुछ लिखने में मुझे खुशियाँ मिलती है, इसे मैं लिखता रहा और बहुत लिखने के कारण बहुत खुश भी रहा जिंदगी में। कभी कोई तनाव नहीं रहा, लिखने के कारण मैं तनाव रहित रहा। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप काफ़ी लंबे समय से लिखते आ रहे हैं और ये लिखावट आपके जहन में इस हद तक बस चुका है कि आप हर रोज़ लिखते हैं, कोई भी एक दिन आपका जाता नहीं है बिना लिखे। लेकिन जब पोस्टिंग की बात हुई, जब आप लगातार जब काम कर रहे थे, तो उस दौरान में क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपने निभाई है, समय की बहुत कमी भी होती है, लेकिन उस वक्त आप कैसे वक्त निकालते थे और कैसे लिखते थे? काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप देखिए, मेरा पहला उपन्यास था द रेवोल्यूशनरी, इंग्लिश में लिखा था जी। हिंदी में उसका नाम है क्रांतिकारी। उस समय मैं अपर मुख्य सचिव था, पूरा छत्तीसगढ़ का गृह विभाग को मैं संभाला था। तो डीजीपी जो है मुझे रोज़ मिलने आते थे मंत्रालय, और बड़ा तनावपूर्ण रहा। तनाव के बावजूद भी मैं लिखता रहा, क्योंकि देखिए, जब अपर मुख्य सचिव था, एक रेवोल्यूशनरी करके जो किताब लिखा, उसमें उसको लोगों ने बहुत सराहा। जो इस किताब को मैंने जब दिल्ली गया था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर व्यक्तिगत रूप से भेंट किया था, तो तनाव के बावजूद भी लिखने का जो मेरा एक प्रतिबद्धता है, लिखने का जो शौक़ है, लिखने के लिए मेरा जो प्यार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं जिंदा रहा बिकॉज मैं लिखता रहा, ये मैं कहना चाहूँगा। अभी तक आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, लगभग 50 या 50 से ज़्यादा भी। अभी 50 पूर्ण हो चुका है, इसलिए मैंने गोल्डन जुबली का भी पालन किया था भुवनेश्वर में, मेरा होम टाउन में। अगले साल भी 2 किताबें आएंगी। हर साल मेरी किताब आएंगे, मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं लिख चुका हूँ। अगले साल 2 किताब आएंगे, 2026 के और 2 किताब आएंगे। ये निरंतर प्रवाह है, क्योंकि प्रवाह होता है ना, प्रवाह कोई थमता नहीं है जी। ये एक फ्लो है, प्रवाह है, ये प्रवाह हमेशा जारी रहेगा जी। किताबों के बारे में तो आपने बताया भी, आप ड्रामेटिस्ट भी हैं और फिर शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं उपन्यास भी लिखा हूँ, कविताएं लिखा हूँ। वो कविता तो मैंने 28 वॉल्यूम लिखा हूँ, और उपन्यास 8 वॉल्यूम लिखा हूँ, शॉर्ट स्टोरी भी 8 वॉल्यूम लिखा हूँ, ड्रामा लिखा हूँ, 3 ड्रामा में लिखा है, और मैं निबंध भी लिखा हूँ, 3 वॉल्यूम निबंध भी लिखा हूँ, अभी भी जारी है। एक्चुअली क्या है पृथा, मेरा एक लिखने का एक स्टाइल भी है। कोई भी कहानी लिखता हूँ व उपन्यास लिखता हूँ, उसमें मैं परोक्ष रूप से एक स्वयं पात्र बन जाता हूँ, एक कैरेक्टर बनता हूँ, और जो मेरी भावनाएं हैं मैं अपने राइटिंग के माध्यम से उसको प्रकाशित व्यक्त करता हूँ। तो सबको लिखने मुझे बहुत प्यार है। अभी मैंने एक उपन्यास लिखा जो द टर्मोइल करके, ये हर फैमिली में जो परिवार उथल पुथल होता है, वाद विवाद होता है, उसके बीच भी इंसान कैसे मंजिल पर पहुंच सकता है, उसको मैंने चित्रित किया है।
विगत साल ही में 2000 इसी साल विगत साल 2024 को ही मैंने 2 किताब रिलीज किया था अंग्रेजी में, द डॉटर्स ऑफ रेजिलियंस। 3 बहनों की कहानी है। प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी, उनका पिताजी एक मजदूर था, 3 प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने किस प्रकार आगे बढ़े। एक IAS अफसर बनी, एक मीडिया में आई और दूसरा एक्टिविस्ट बनी। और ड्रामा जो लिखा हूँ वो एक ह्यूमनिस्ट करके ड्रामा लिखा था। एक लड़का JNU में पढ़ता है, घर वापस आता है तो बिलासपुर में पेंड्रा रोड वगैरह जा करके वहाँ का भूखमरी देखता है, वहाँ का अकाल की स्थिति, उसको कैसे सामना करना पड़ता है। ये एक त्याग तपस्या कहानी, संघर्ष की कहानी है। तो हर ड्रामा इसी प्रकार का है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज को बेस बनाकर आपने कई किताबें यहाँ पर लिखी हैं सर। लेकिन एक बात और ये भी कही जाती कि लेखक जो महसूस करता है वो अपने कलम से उसे किताबों पर उकेरता है। लेकिन इसके बाद में हम ये जानना चाहेंगे कि इनमें इतनी सारी किताबों में आपकी पर्सनल फेवरेट किताब कौन सी रही है और क्या उससे जुड़ी कोई खास मेमोरी जिसे आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से? पहले मैं अपने उपन्यास के बारे में बताऊँगा। उपन्यास तो मैंने 8 लिखा है, लेकिन 3 उपन्यास जो है जिसको लिखते वक्त मैं स्वयं पात्र बन गया था। पहला किताब है द ब्लाइंड हॉराइजन, जिसका मैंने विमोचन दिल्ली में किया था। और एक किताब है द टर्मोइल, जिसका मैंने विमोचन किया था भुवनेश्वर में। तीसरी उपन्यास जो है अभी भी इसी साल विमोचन हुआ उसका, डॉटर्स ऑफ रेजिलियंस। ये तीनों उपन्यास मेरे बहुत प्रिय है एवं इस तीनों उपन्यास में कुछ सच्चाई भी छिपी हुई है। ये पूरा फिक्शन नहीं है। इसमें जिंदगी का अंतर्द्वंद, उथल पुथल, दुख और दर्द कहानी भी छिपी हुई है। तो कुछ अनुभव पर मैंने किताब लिखा है। और पहला जो उपन्यास था द रेवोल्यूशनरी, ये नक्सलवाद के खिलाफ लिखा गया है। जी, क्योंकि मेमोरीज़ की बात हो रही है, अभी हम कुछ देर पहले देख रहे थे कि काफ़ी सारे अवार्ड्स भी आपको मिले हुए हैं, फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ भी हमने देखे हैं जिसे आपने इसी किताबों से जोड़कर, जो कि आपकी मेमोरी जो जुड़ी हुई है, आपने बड़ी बड़ी शख्सियतों को वो किताब भी भेंट की है। हम चाहेंगे कि उसे आप हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। तो ये वो इम्पॉर्टेंट कुछ फ़ोटोज़ हैं सर, और अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर दिख रहे हैं। कौन सी क्या कुछ मेमोरी थी, कौन सा ये पल था? मैं जब अपने पहली उपन्यास लिखा द रेवोल्यूशनरी जी, उससे भेंट करने के लिए उनको गया था। 20 मिनट केवल और वाजपेयी जी के साथ में रहा जी। उन्होंने मुझे नक्सलवाद के ऊपर प्रश्न किया। आपने किताब में नक्सलवाद के विरुद्ध में लिखा है? मैं कहा मैं लिखा हूँ। तो किताब उन्होंने कुछ पेजेस भी पढ़ा और बहुत खुश भी हो गए थे। तो ये पहली उपन्यास था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जी। और यही वो किताब थी जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे कि जो आपके दिल के बहुत करीब है। हाँ, वो दिल की करीब है। ये मेरी पहला उपन्यास है जी, जिसका मैंने नक्सलवाद के विरुद्ध एक अहिंसक आंदोलन को प्राथमिकता दी थी। तो करीब 20 से 25 मिनट ये लंबी बातचीत जो हुई, लंबी बातचीत उन्होंने खुद पढ़ा भी, पढ़ के एक पेज पूछा, एक मुझे क्वेश्चन भी किया कि क्यों लिखा। मैं कहा देखिए छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से प्रभावित है, तो मैं नक्सलवाद के विरुद्ध ये मेरा हुंकार है, एक आह्वान है, एक जागरण है करके बताया था। बहुत खुश भी हुए। तो ये एक फोटोज थी, और फिर दूसरी फोटो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस पिक्चर के बारे में वही, क्योंकि मैं दिल्ली गया था वाजपेयी जी को किताब भेंट करने के बाद, वही किताब द रेवोल्यूशनरी मैंने तत्कालीन जो थे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन जी को घर में जा करके भेंट किया। वो भी बहुत खुश हुए। कुछ लिखा उन्होंने किताब के भीतर, तो बहुत तारीफ की थी। तो दोनों हस्ती को मैंने द रेवोल्यूशनरी किताब, जो पहली किताब मैंने उनको प्रेरित की, उनको अर्पण किया था। चलिए, तो 2 बड़ी शख्सियतों को आपने अपनी ये पहली उपन्यास भेंट की थी। छत्तीसगढ़ के मुद्दे को लेकर नक्सलवाद का जिक्र उन्होंने किया है, और जैसे कि अभी सर ने बताया भी है कि यही वो उपन्यास था। एक तो ये उपन्यास अपने आप में पहला था जो कि इनकी ओर से लिखा गया था, और दूसरा इनके दिल के बहुत करीब भी था, जिसे इन्होंने करीब से देखा है, जो महसूस किया है, उसे उन्होंने अपने कलम के माध्यम से अपने उपन्यास में उकेरा था। तो चलिए सर, ये तो फोटोज़ हो गई। इसके अलावा में जो बहुत सारे अवार्ड्स हैं हम वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान आपको बहुत सारे सम्मान से आपको नवाजा भी गया है। ये सब अवार्ड्स बहुत मिले हैं। ऐसे कि जनरल ले लीजिएगा, अवार्ड से मेमेंटो सब हैं। ये बेसिकली मेमेंटोज है और ऑनर भी किया गया है। ये है, देखिए, सृजन सम्मान दिया गया था। मैं रशिया गया था, मॉस्को में, मुझे सृजन सम्मान दिया था, और मेरे
साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतिभा के लिए। अच्छा। हिंदी भाषा के लिए मेरा जो योगदान रहा उसको भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। एक अवार्ड है वसुंधरा सम्मान, जो छत्तीसगढ़ में हर साल दिया जाता है जी। मुझे वसुंधरा सम्मान भी प्राप्त हुआ था। हाँ। एक है विधि भारती परिषद का राष्ट्र भारती सम्मान दिया गया मुझे। तो राष्ट्र भारती सम्मान जो दिया गया था अध्यक्ष विधि भारती परिषद के द्वारा दिया गया था। इसमें लिखा कि श्री विजय किशोर सुंदर पूर्व प्रसारण अधिकारी साहित्यकार को समाज एवं देश को स्वकर्म क्षेत्र में एकनिष्ठ अवदान हेतु उनको सादर समर्पित किया गया। ये पुरस्कार मुझे मिला था। एक था ट्रू मीडिया अवार्ड, ट्रू मीडिया पुरस्कार। ये मीडिया क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में, कला क्षेत्र में मेरा योगदान को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। ये सारे मेरे अवार्ड है। कुछ अवार्ड दिया गया है और ये हाँ उसी किताब दौरान मैंने उसको भेंट किया था। हाँ। कोई नहीं था, वही थे जी। बहुत सारे सम्मान आपको मिला भी है और फिर आपने इतनी बड़ी शख्सियतों से मुलाकात भी की है और अपनी लिखी हुई किताब या उपन्यास आपने उन्हें भेंट भी की है। कैसा ये सब अनुभव रहा है और सबसे खास पल आपका कौन सा रहा है? मेरा हमेशा जिंदगी में जो खास पल रहा जी। मेरी ज़िंदगी में आईएएस में तो था ही, लेकिन लिखने के प्रति मेरा जो समर्पण रहा, ये समर्पण को लेकर मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ। चलिए, खूब बधाइयाँ सर आपको। आप ऐसे ही लिखते रहें और आपके लिखने की ये जो यात्रा है वो निरंतर जारी रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए, शरीक होने के लिए, और हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को आपने इतनी सारी बातें बताई है। हम निश्चित ही उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो यंग जनरेशन, जो यूथ हैं, वो ज़रूर आपसे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आप बहुतों के लिए रोल मॉडल भी हैं और एक क्राइटेरिया भी आपने एक बहुत अच्छा सेट किया है और आपको ज़रूर वो सभी फॉलो करेंगे। बहुत सारी बातें आपने बताई है। पुनः बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता। तो आज शख्सियत के इस खास कार्यक्रम में हमने मुलाकात की और आपको मुखातिब कराया है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रहे हैं बीकेएस रे, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर यहाँ पर बैठे भी हैं, कई जिम्मेदारियों का उन्होंने वहन भी किया है और इन सभी के अलावा में साहित्य से भी उनकी खास रुचि रही है। देश विदेशों में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद का जो एक ज्वलंत मुद्दा रहता है, जो कि हमेशा निरंतर जारी रहता है, इसके खात्मे को लेकर लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, रे सर ने काफ़ी पहले इसको लेकर अपनी पहली उपन्यास लिखी और उन सभी चीज़ों को जिसे उन्होंने करीब से देखा है, जिसे अनुभव किया, उन सभी को अपने कलम के माध्यम से उन्होंने उकेरा भी है और इसे उन्होंने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उनसे मुलाकात की, उनको उन्होंने ये उपन्यास भेंट की है। अटल बिहारी वाजपेयी जी से उन्होंने मुलाकात की, उनको भी उन्होंने नक्सलवाद की लिखी ये उपन्यास को भेंट किया है। तो ऐसे बहुत और चहुमुखी प्रतिभा के धनी बीकेएस रे जी हैं, जिनसे आज हमने मुलाकात की और उनके जीवन के बारे में हमने जाना है, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के बारे में हमने जाना और आपको उनसे रूबरू कराया है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे एक नए जगह पर, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।